बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकंड। अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, और भक्ति काल के अपन ने जब वर्गीकरण अपन ने किया उस समय इसको दो भागों में बांटा गया था, एक निर्गुण मार्गी और सगुण मार्गी शाखा। निर्गुण मार्गी शाखा के अंतर्गत आपकी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा इनकी गणना की जाती है। प्रेम मार्गी शाखा है जिसको सूफी काव्यधारा के नाम से जाना जाता है, जो इसका प्रचलित नाम भी है। इस शाखा की प्रवृत्तियों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। कल कुछ प्रवृत्तियों का अध्ययन किया, आज इसकी जो बाकी प्रवृत्तियाँ हैं उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। इस काव्यधारा की एक जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या एक विशेषता है वो चरित्र चित्रण मानी जाती है। अब चरित्र चित्रण इसमें किस प्रकार का नियोजन उन्होंने किया उसके बारे में आज अपन देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानकों में नायक नायिकाओं के चरित्र अंकन की एक जैसी पद्धति दिखाई पड़ती है। यानी जितने भी ये काव्य ग्रंथ है उनमें सब में एक जैसी प्रवृत्ति को आधार बना करके चरित्र चित्रण इन्होंने किया है। उनमें जीवन के विविध घात प्रतिघातों का अभाव देखने को मिलता है। नायक को प्राय राजकुमार दिखाते हुए उसे सहृदय, साहसी, प्रेमी एवं पर दुख कातर बताया गया है। जब नायिका निज सुंदरी, रूप गर्विता, बुद्धिमती राजकन्या के रूप में चित्रित की गई है। प्राय सभी कवियों ने भारतीय वातावरण एवं मर्यादाओं के अनुरूप नायक नायिका का चरित्र चित्रण किया है। प्रेम पथ की कठिनाइयों का चित्रण करते हुए नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास प्राय सभी सूफी प्रेम गाथाओं में किया गया है। नायक को नायिका के रूप सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। यह संघर्ष ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाले संघर्षों के द्योतक हैं। सूफी प्रेमाख्यानकों में कुछ मानवेतर यानी मानव से इत्र पात्र भी देखने को मिलते हैं, यानी उनका भी इन्होंने अंकन किया है। यथा पद्मावत में हीरामन तोता जिसे एक विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कथा का विकास करने में ऐसे पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कथा का वस्तुतः सूफी कवियों का ध्यान चरित्र चित्रण पर उतना केंद्रित नहीं रहा जितना कथा वैचित्र्य एवं वर्णन विस्तार पर रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों वर्गों के पात्रों की योजना अपनी रचनाओं में की है। ऐतिहासिक पात्रों का व्यक्तित्व भी इतिहास के अनुरूप न होकर कल्पना से अधिक निर्मित किया है। कुछ पात्र काल्पनिक होते हुए भी बेजोड़ हैं, यानी उनका कोई अपने पास में वो अल्टरनेट नहीं है, विकल्प नहीं। इतने बढ़िया पात्र भी इन्होंने संजोए हैं। पद्मावत की नागमती इसी प्रकार की एक अद्वितीय पात्र है जो भारतीय रमणी का आदर्श रूप कही जा सकती है। एक और जो इसकी विशेषता वो है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण भी इन्होंने किया है। प्रेमाख्यानक कवियों ने अपनी रचनाओं में लोक जीवन का पर्याप्त चित्रण किया है। जन सामान्य में प्रचलित अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, लोक व्यवहार का सुंदर दिग्दर्शन इन काव्य ग्रंथों में कराया गया है। साधारण जनता के व्रत, उत्सव, तीर्थ, पर्व, लोकाचार और उनके सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विवरण भी इनमें उपलब्ध हो जाता है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित लोकप्रिय प्रेम कथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया था। अतः हिंदू धर्म के स्थूल सिद्धांतों, रहन सहन और आचार विचार का निरूपण भी इनमें यथावसर देखने को मिलता है या किया है। सूफी कवि हिंदू धर्म एवं संस्कृति की सामान्य जानकारी रखते थे, अतः प्रसंगानुसार इन्होंने अपने पौराणिक ज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद की यथाकिंचित जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया है। भारतीय साहित्यिक परंपरा के अनुरूप ही इन कवियों ने अपनी रचनाओं में नक्शिक वर्णन एवं बारह मासे की योजना की है। यानी बारह मासे इन 12 महीनों का अलग अलग रूप में अंकन एक प्रकार से इन्होंने किया है। भाव एवं रस व्यंजना सूफी कवियों का मूल प्रतिपाद्य
है वो क्या है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेम। यानी इसमें आत्मा और परमात्मा के बीच जो सेतु का काम है वो प्रेम तत्व करता है। और अपन ने ये भी पढ़ लिया है कि इसमें प्रेम की महत्ता को प्रतिपादन देखने को मिलता है, या उसका उन्होंने प्रतिपादन किया है। और जो ये प्रेम है वो एक प्रकार का स्वच्छंद प्रेम है, जो भारतीय दाम्पत्य प्रतीकों या अपन के भारतीय जो परंपरा के अनुसार का जो प्रेम है वैसा प्रेम नहीं, ये स्वच्छंद प्रेम है और इसमें सासपूर्ण क्रियाकलाप है वो विद्यमान है। अतः इन सूफी कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों ही पक्षों, संयोग एवं वियोग का प्रभावपूर्ण चित्रण इन सूफी ग्रंथों में किया गया है। सौंदर्य निरूपण के अंतर्गत नायिका के नक्शिक रूप, रंग, हाव भाव का चित्रण करने के साथ साथ उसकी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता एवं कला विशारदता का उल्लेख भी किया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत रूप चित्रण की प्रधानता रही है। नायिका का अद्भुत सौंदर्य वस्तुतः परमात्मा का ही नूर है, अतः संपूर्ण सृष्टि में उसी का आभास उन्हें होता है। यानी ये परमात्मा को क्या मानते हैं, निर्गुण निराकार मानते हैं। और ये आपके जो मानवीय जो, या अपन ये कह सकते हैं मानव है, उसमें भी इनको उसी का अंश देखने को, यानी एक नफस होता है उसको मारना, और रूह फिर उसका आध्यात्मिक जो तत्व है उसका चित्रण होना, यानी ये इस प्रकार का इनका मानना है। और पूरे जगत में, पूरे संसार में ये उस परमात्मा का नूर यानी उसके सौंदर्य की, या प्रतिबिंब भी अपन कह सकते हैं, यानी उसकी छाया ये सर्वत्र देखते हैं, ऐसा इनका मानना था सूफी काव्यधारा के जो कवि थे उनका। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन का चित्रण करते हुए काम क्रीड़ा का वर्णन भी उन्होंने किया है, जिसमें कहीं कहीं अश्लीलता के भी दर्शन हो जाते हैं, यानी अश्लीलता आ गई उसमें। वियोग वर्णन के अंतर्गत इन्होंने बारहमासे की योजना की है। पद्मावत में नागमती के वीर्य की सुंदर अभिव्यक्ति बारहमासे के द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। यह वीर्य वर्णन हिंदी काव्य की अनूठी निधि यानी खजाना है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त अन्य रसों की योजना भी इन काव्य ग्रंथों में की गई है। उदाहरण के लिए पद्मावत में गोरा बादल युद्ध कांड के अंतर्गत वीर, रौद्र एवं विभत्स रसों का सुंदर परिपाक देखने को मिलता है, यानी इन्होंने किया है। यानी हर प्रकार के रस का एक प्रकार से इन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में प्रयोग किया है। वस्तु वर्णन ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। सूफी ग्रंथों में वस्तु वर्णन की प्रधानता परिलक्षित होती है। ये कवि मूल कथा के साथ साथ वस्तु, दृश्य एवं घटना का विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने में सिद्धस्त थे। जायसी के पद्मावत में वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, नगर, पर्व, उत्सव, भोज्य सामग्री एवं वस्त्राभूषणों का विविध प्रकार से वर्णन करते हुए वस्तु वर्णन की और अपनी रुचि दिखाई है। इन्होंने अपनी अद्भुत कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए वस्तु वर्णन के अंतर्गत अपने ज्ञान का भी प्रदर्शन किया है। इन कवियों के वस्तु वर्णन पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सरला शुक्ल ने लिखा है, कहीं कहीं वस्तु वर्णन इतना विस्तृत है कि उससे कवियों के वस्तु ज्ञान के प्रदर्शन के अतिरिक्त कौतूहल, आकर्षण या प्रभावशीलता में किंचित भी वृद्धि नहीं हो पाती है। सूफी कवियों के द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया यह वस्तु वर्णन उनके काव्य का एक दुर्बल पक्ष ही माना जाएगा। एक जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो खंडन मंडन का अभाव। यानी अपन पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि सूफी धारा के जो कवि थे वो धार्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सहिष्णु प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है। असहिष्णु उनमें बिल्कुल नहीं है। धार्मिक कट्टरता का अभाव उनमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आपके संत मार्ग शाखा के जो कवि थे या संत कवि थे जैसे कबीरदास आदि, उनके काव्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति प्रमुख थी, लेकिन इनके काव्य में ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है।
सूफी कवियों ने किसी संप्रदाय विशेष का खंडन मंडन नहीं किया। संत कवियों में जहाँ ये प्रवृत्ति उग्र थी यानी तेज थी, प्रखर थी, वहीं सूफी कवियों में इसका अभाव देखने को मिलता है। इन कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेम गाथाओं की रचना अवश्य की है, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात इन्होंने नहीं की है, यानी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय इन कवियों ने दिया है। इन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए काव्य की सरसता का ही सहारा लिया है, जिसके कारण ये हिंदुओं में भी काफ़ी लोकप्रिय हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की इसी विशेषता को स्पष्ट करते हुए लिखा है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटा करके पीछे कर दिया। सच्चे अर्थों में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेम के सार्वभौमिक स्वरूप की स्थापना की। अब काव्य रूप वो इसका क्या था, यानी इन्होंने जो सूफी ग्रंथ लिखे इनके काव्य रूप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम गाथाओं को फारसी की मसनवी शैली में रचित काव्य ग्रंथों के अंतर्गत माना है। हालांकि इसका खंडन भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने किया है। उनके अनुसार सबसे पहले ईश्वर की वंदना, फिर तत्कालीन जो आपके राजा है यानी शाह वक्त का उल्लेख, कथा का सर्गों में विभक्त न होना तथा संपूर्ण ग्रंथ में एक ही छंद का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएं जिनके कारण इनको फारसी की मसनवी रचनाएं कहना उपयुक्त जान पड़ता है। जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने उनके मत को सिरे से नकार दिया या खारिज कर दिया। इनमें प्रमुख हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनके अनुसार इन्हें कथा काव्य कहा जाना उचित है। सूफी कवियों के ये प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें एक सानुबंध कथा की योजना की गई है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने सूफी कवियों के काव्य रूप को स्पष्ट करते हुए लिखा है, सूफी प्रेमाख्यानक एक ऐसी रचना है जिनमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा आख्यायिका, जैन चरित्र काव्य एवं मसनवी की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया और ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। प्रबंध काव्यों में वर्णात्मकता के लिए दोहा चौपाई शैली सर्वथा उपयुक्त हैं। सूफी कवियों ने इसी कड़वन शैली को अपनी रचनाओं में प्रयुक्त किया। तो ये इस प्रकार सूफी काव्य धारा की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ थी उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया, और अगले अध्याय में सूफी काव्य धारा की जो मान्यताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।